पाकिस्तान में इन चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ है उनकी डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। किसी मुल्क में जाते हैं, यूरोप में या यूएसए में, तो हमें इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे आर्किटेक्चर एजुकेशन है, आप लोगों को एक विजन मिलता है, आप ब्लर्ड नहीं होते। हमारे स्टूडेंट्स ब्लर्ड होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक एप्लीकेशन नहीं बताएंगे तब तक वो डेवलप नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता उस पर। ट्रैवलिंग कर लिया करें। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड माइंड पॉडकास्ट, जहां हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सक्सेस जैसी कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, ही इज़ वन ऑफ द स्पेशलिस्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड मैकाट्रॉनिक्स फील्ड्स। उसके साथ साथ वो ए यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। ही इज़ विद अस। वेलकम गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने आपके अभी बोला कि जैसे आपने अभी अपनी फील्ड्स लिया है नैनो टेक्नोलॉजी में मैकाट्रॉनिक्स, सेंसर्स वाइज आजकल हम लोग मोबाइल उठा रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, इसके लिए हम लोग सेंसर डिवाइस देते हैं जो सेंस करती है चीज़ों को लेके चलती। सेंसर्स बेसिकली कहते हैं किसको है, इसको अगर आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, तो उसी से हो सकता है आपको समझ आए सेंसर है क्या। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आबादी कम हो रही है, तो जैसे कि जापान है, एक एग्जांपल है उस मुल्क की। तो वहाँ पे उन लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं नर्सेस, रोबोट नर्सेस, क्योंकि नर्सेस जो ह्यूमंस हैं वो तो कम होते जा रहे हैं। तो फिर उन लोगों को जब हम एबिलिटी देते हैं, हम सोचने की एबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकते हैं, और बाकी कंट्रोल सिस्टम की जो हम एबिलिटी देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए देते हैं। तो अब उनको फील कैसे करना है कि अगर पेशेंट को उठाना है तो वो हमने कैसे फील करना है कि ये अब हम पेशेंट को टच हो गए, अगर टच हो गए तो उसको फिर ग्रैब करके उठा के लेके जाना है। तो इसको हम कहेंगे कि फीलिंग को जब हमने फील करना है, एट दैट पॉइंट हमें कुछ सेंसर्स चाहिए होते हैं। नेचुरली हमारे हाथों में टेक्टाइल सेंसर्स लगे होते हैं। अब टेक्टाइल सेंसर्स अगर हम लोग रोबोट के लिए बनाते हैं तो वो हार्ड होते हैं, सिलिकॉन के बनते हैं, बैक एंड पर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो वो बना के उसको इलेक्ट्रॉनिक्स साथ अटैच करके सारा बनाने के बाद हमारे पास सारे सेंसर्स फिर अटैच होते हैं, डाटा प्रोसेस होता है और उससे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम फील कर सकें कोई भी बॉडी है और कोई भी फिजिकल मेजरमेंट चेंज हो रही है तो हम उसको सेंस करते हैं। तो आपका इस चीज़ में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं सेंसर्स में जाऊँगा, मैं करूँगा इस फील्ड में? इसमें हमारी जो पाकिस्तान में फील्ड है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरी अंडरग्रेड थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। आपने जापान से किया है? अंडरग्रेड मेरी यूईटी से थी, और उसके बाद पीएचडी जो थी मेरी जापान से थी। तो जो मेरा मास्टर्स था नैनो टेक्नोलॉजीज में वो मेरा इटली से था, और इटालियंस जो है वो क्योंकि यूरोप पूरा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करता है। हम जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट था कि कोई ऐसी फील्ड चूज़ की जाए जिसमें पाकिस्तान में अभी तक काम नहीं हो रहा, और यूजुअली नैनो मटेरियल से रिलेटेड काम उस वक्त शुरू हो चुका था। और जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस वक्त क्योंकि हमारी फील्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, अब कंप्यूटर हम उस वक्त उससे जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस वक्त हमें कहते थे कि आपके थंब के नीचे पूरा कंप्यूटर आ जाएगा। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होगी, तो इसका मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी को इन्होंने श्रिंक करना था। 4 चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी में, CSWP ना। एक होती है कॉस्ट, एक होती है उसका साइज, एक होता है वेट, और एक होती है पावर, कम से कम पावर को यूज़ करें। तो ये इन्होंने यूज़ किया, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इटालियंस इसमें अच्छे थे। समहाउ जब मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया तो नैनो टेक्नोलॉजीज में मेरा नाम आया, उसमें पूरी दुनिया से लोग आए थे क्योंकि नया प्रोग्राम था और इसमें लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो इसको मैंने चूज़ किया और इसमें फिर आगे मास्टर्स किया। मास्टर्स के दौरान फिर जापान
एक स्कॉलरशिप पे गया जो इटालियन गवर्नमेंट एक स्टूडेंट को देती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैचलर्स के बाद सोचते हैं कि अपने आउट ऑफ कंट्री चले जाना है जी मतलब बैचलर्स जैसे कि मास्टर आपने जैसे मास्टर अभी आपने जापान से किया फिर पीएचडी दिल्ली से की तो फिर उसके बाद पाकिस्तान आके पाकिस्तान आने का क्यों सोचा कि एक दफ़ा बाहर चले गए थे अच्छा, इसमें यह है कि जो मेरा मास्टर्स है वो इटली से है अच्छा और पीएचडी जो है वो जापान से। तो मास्टर्स मेरा इटली से था। उस वक्त जब हम बाहर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते थे, इटली चंद ममालिक में था जो हमें इजीली मास्टर्स के लिए एडमिट कर लेता था, लेकिन वो उन फील्ड में एडमिट करता था जो रिलेटेड थे आपकी बेस डिग्री के साथ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे मेरी बेस डिग्री थी, तो उसमें उन्होंने मुझे एडमिशन दिया और उसके बाद कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे, वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर्स थे। आप स्कॉलरशिप के थ्रू जी, वहाँ पे पहुँच के फिर हमें स्कॉलरशिप अप्लाई करना था और वो फिर हमें मिल गया था। तो पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान में इन चीज़ों पे काम हो रहा है या नहीं? पाकिस्तान में इन चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ है उनकी डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है। हम एक फंडिंग हमें गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है, तकरीबन है। पाकिस्तान क्यों इन चीज़ों में बहुत पीछे है? लाइक स्टडी स्कोप भी है तो मतलब है पाकिस्तान में स्पेशली इस चीज़ों का स्कोप है या नहीं? आपने क्या पाकिस्तान में इन चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है या लोगों को देखा है वो परफेक्शनिस्ट हैं। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि छोटी सी इंप्रूवमेंट कर ली तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। दुनिया में ऐसा होता है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस आती हैं। पाकिस्तान में कहते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करके जाऊं इस जिंदगी के दौरान। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग डेकोरेट ही इतना अच्छा नहीं हुए फील्ड के लिए कि हम लोग छोटी छोटी इंक्रीमेंटल चेंजेस लेके आए। हम अगर कोशिश करें तो जो ग्रुप वर्क है या टीम वर्क है, अगर उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने कि जब आपने वहाँ से पीएचडी की तो आप अकेले थे जो पाकिस्तान आए या आपके साथ और भी बैच में से? तो आने के बाद आपने किसी प्रोजेक्ट को लिया क्या हम लोग करके आए तो हम लोगों ने ये सीखा तो हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे या इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे किया ऐसे या लाइक कुछ? इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट्स थे जो मैं कर रहा हूँ। एक वो प्रोजेक्ट जो मैं अपनी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, जिसे मैं सीख रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट जो मैं सीख के आया हूँ और वो डेवलप कर रहा हूँ। तो जो डेवलप कर रहा हूँ, जो सीखा हुआ है, उसमें हम कहते हैं सेंसर्स टेक्नोलॉजी फैसिलिटी डेवलपमेंट। हमने उसके लिए अभी फैसिलिटी के लिए फंडिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। तो हम वो फैसिलिटी बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिक सेंसर्स बना सकेंगे और वो फिर इंक्रीमेंटली ग्रो करेगी। लेट्स से कंपनीज पे डेवलप होती हैं, उसमें स्टार्टअप्स बनेंगे, फिर स्टार्टअप्स जो है वो बाहर से फंडिंग्स लेंगे, फिर उनके प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी देंगे। तो ये एक चेन होगी। दूसरी चेन है हमारे पास जो जिसमें मैं सीख भी रहा हूँ साथ साथ, जो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहे। अगर मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ या सीखूंगा नहीं तो हो सकता है मैं दुनिया में पीछे रह जाऊँ। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक होती पाकिस्तान में जो हम किसकी गलती है? दो बिल्डिंग्स आप देखें। एक बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी आर्किटेक्चर हो, प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, और एक वो बिल्डिंग देखें जो आप मजदूरों के हाथ में दे दें और वो वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना देंगे बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी इंजीनियरिंग के। तो दोनों में फ़र्क होगा। एक खूबसूरत लग रही होगी और जिस पे मेहनत हुई है, और जिस पे मेहनत नहीं हुई वो खूबसूरत नहीं लगेगी, वो आपको लगेगा कि बगैर मेहनत के तैयार हुई है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो जो बगैर मेहनत के तैयार बिल्डिंग होती है उसके साथ कंपेयर करता हूँ। ना सिर्फ ये कि वो स्टूडेंट्स, बल्कि हम जब ग्रेजुएट हुए तो हम भी ऐसे ही थे। तो हम लोगों को एक आप समझ लें कि सहरा के अंदर जब आपको कहीं पे पानी का चश्मा नजर आ जाए तो जैसी खुशी होती है ना, तो आप जब इस तरह किसी मुल्क में जाते हैं, यूरोप में या यूएसए में, तो हमें इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे आर्किटेक्चर एजुकेशन है। आप लोगों को एक विजन मिलता है, आप ब्लर्ड नहीं होते। हमारे स्टूडेंट्स ब्लर्ड होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम
इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं बताएंगे तब तक वो डेवलप नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता उसमें। सही। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे इंकरेज करते हैं कि वो इस फील्ड में आएंगे, इंटरेस्ट शो करें? उन स्टूडेंट्स को हम उनको दुनिया की जो पॉलिसीज है, अब आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि दुनिया चलती कैसे है। दुनिया आजकल कैपिटलिस्ट अप्रोच पे चल रही है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारे पास उन ममालिक के पास जाता है जो कि मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा में शामिल होता है। अब अगर आप उन्हीं को फायदा देते रहेंगे तो आप लोगों के अपने जो दिमाग है वो कब इस्तेमाल होगा, ये इनोवेशन कब आएगी, ओरिजिनलिटी कब लेके आएंगे आप अपनी फील्ड के अंदर। तो आपने इंडस्ट्री अगर बनानी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि आप जिस फील्ड में काम करें उसमें इंटरेस्ट शो करें। अगर इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ डिग्री के लिए हैं यहाँ। तो बेहतर यह है कि आप इंटरेस्ट शो करें, एक कोर्स उठा लें, उसी के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लें। रिसर्च वर्क जिसमें आपने इंटरेस्ट लेके उसको किया, कैसे रिसर्च वर्क किया है, एग्जांपल देना चाहिए। अभी एक इंटरेस्टिंग काम जो हम कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक लेविटेशन बेस्ड ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन होती है, जो जापान ने अभी डेवलप की है। 508 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगी। तो हम उसका जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं कि वो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी स्पीड हम लोग इतनी मैटर नहीं कर रही है, अभी बेस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो अगर वो मैग्नेटिक लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो उससे हम लोग ना सिर्फ ट्रेन को चला सकते हैं बल्कि रोड्स के ऊपर भी जो कार्स हैं, कार्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करेंगे मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन में कुछ ना कुछ तो पावर आपको चाहिए होगी कुछ, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी होगी और हम लोग उसको इन फ्यूचर लेट से 20 ईयर्स और 30 ईयर्स बाद हम लोग उसको चला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं हूं और मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं। हम ये इसलिए स्टूडेंट्स और मैं शामिल हुए हैं क्योंकि जो माइंडसेट है वो अभी यंग है, उनके जहन में ये सीड लगाना कि ये वर्ल्ड क्लास काम है और ये आप कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसे लोग हैं जिनके एक्सपोजर नहीं है। और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिर ह्यूमन पॉलिटिक्स शुरू रहती है। पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं कर रहा तो इसमें ह्यूमन एरर्स बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है। कैपेबिलिटी भी है, समहाउ कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिसे कहते हैं लेग पुलिंग या लोगों को डीमोटिवेट करना, नेगेटिव एनर्जी देना। स्टूडेंट्स अक्सर डीमोटिवेट होके एनर्जी लूज करते हैं और उनका आगे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पाकिस्तानी एजुकेशन में स्पेशल स्टूडेंट्स वगैरह या पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो वो लाइक शॉर्टकट की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो अभी बोले जुगाड़ू काम पे जी। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एजुकेशन बाहर से हासिल करना और एक पाकिस्तान में हासिल करना, तो लाइक आप क्या ऐसे कोई चीज़ लाइक हो कि स्टूडेंट पाकिस्तान में रिसर्च बहुत ज़्यादा कम की जाती है, रिसर्च फैक्टर आपकी नज़र में पाकिस्तान में क्यों कम है, और लाइक रिसर्च फैक्टर स्पेशल स्टूडेंट में कैसे बढ़ाया जाए इसका रिसर्च फैक्टर? इसमें तो काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें। वन क्लास से अगर बात की जाए तो वन क्लास में बच्चे को ABCD याद करवाया जाता है, ना कि उसको इस तरह तैयार किया जाए कि वो मास्टर के लिए एक अच्छा फर्ज साबित हो। जापान की एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ जापान, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तीन कैटेगरीज हैं दुनिया में, एक है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक है डेवलप्ड कंट्रीज एंड वन इज जापान। तो हमारे पास ये जापान में 5वीं क्लास तक ना कोई बच्चा फेल नहीं होता। वो क्या करते हैं कि उसको एटिकेट सिखाते हैं कि अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना है और अगर आपने कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है वो कैसे खाना है, कोई लकड़ी अगर काटनी है वो कैसे काटनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो उसी स्कूल के अंदर सिखाते हैं, ना कि वो कहीं बाहर जाके सीखते हैं। तो हमें ये सारी की सारी रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी। एक जैपनीज सिस्टम को ही अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
इसमें लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा होता है हमें कि बहुत सारी ऐसी गुर की बातें होती हैं जो हमें उन्हीं की ज़बान में समझ आ सकती हैं। अगर मैं जब इटली गया तो वहाँ पे मैंने बस वाले से बात की कि मुझे टिकट दे दें आप, इंग्लिश में मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ इटालियन में बात करें तब मैं आपको टिकट दूंगा। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आती इटालियन, तो फिर हमने किसी को रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें खरीद के दी टिकट। तो ये तो एक एग्जांपल थी। लोग अपनी ज़बान को खुद मुख्तारी की एक अलामत समझते हैं ना, लेकिन हम लोग अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा झुकाव है हमारा। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है ना। जी जी, अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल ज़बान उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। ये नहीं कि हम अंग्रेजी ना सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, लेकिन अगर आप किसी को आम ज़बान में कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, ना कि आप अंग्रेजी पहले सिखाएं। अंग्रेजी भी उनको 50-50 आती है, फिर कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी 50-50 आता है, तो समझ लें कि आप 50% लॉस कर रहे हैं, लैग कर रहे होते हैं आप कोई चीज़ सीखने में। एजुकेशन के फील्ड की बात की जाए तो काफ़ी कंट्रीज, स्पेशली अगर मैं ज़्यादा अगर नोट डाउन करूँ तो चाइना एक ऐसी कंट्रीज में आता है जिन्होंने लाइक सिर्फ चाइनीज़ पे ही वो चलते हैं, इवन दो इंग्लिश भी नहीं सीखे। उनके नेशनल जो लाइक पीपल होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होती, उन्होंने अपनी जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल देखे चल रहे थे सब चाइनीज़ में चल रहा है। पाकिस्तान भी इतना डेवलप है नहीं कि वो इन चीज़ों को लेकर चले। तो अगर प्लान्स को लेकर चलना हो या किसी प्रोजेक्ट को लेकर चलना हो तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? अक्सर तो जो इम्पोर्टेंट बात है मैनेज करना। कोई भी काम अगर आप माइलस्टोन में डिवाइड कर लेंगे और फिर आपके कुछ गोल्स होंगे, उसके कुछ माइलस्टोन के बाद एक गोल अचीव हो गया, कुछ माइलस्टोन्स के बाद आप कुछ गोल्स अचीव करेंगे। माइलस्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, घर का अगर खाना तैयार किया जाए तो उसमें पहले रोटी के लिए आटा बनाना, वो आप समझ लें कि एक माइलस्टोन है। फिर रोटी से आटे से फिर रोटी बनाना, वो एक और माइलस्टोन है। और साथ ही फिर आप जो है सालन बनाते हैं, प्याज काटना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मिला के, ये माइलस्टोन्स को मिला के आखिर में एक गोल अचीव होता है, जैसे कि आपका खाना तैयार हो जाता है। सिमिलरली आपको एक काम को डिवाइड करना पड़ेगा माइलस्टोन्स में। जैसे कि एक एनालिसिस होता है किसी प्रोजेक्ट का, कि अगर हमें मैग्नेटिक लेविटेशन बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो उससे पहले जो लोगों ने काम किया है वो किस तरह का काम किया है, उसमें एनालिसिस आ जाएगा और उनकी क्या वीकनेसेस है, उनको हम लोग एनालाइज भी करेंगे और फिर सोल्यूशन भी देंगे कि ये हमारा सोल्यूशन ये होगा क्योंकि इनका ये फ्लॉ आ रहा था। वो पूरा करने के बाद फिर आप सिमुलेशन की तरफ जाते हैं, सिमुलेट करते हैं उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर, और फिर इस तरह डेवलप करते करते आखिर में आपके पास एक वर्किंग मॉडल आ जाता है। जैसे भी हम लोगों ने इससे पहले लैंग्वेजेस की बात की थी, अगर पाकिस्तानी भी स्टूडेंट कोई और लैंग्वेज नहीं सीखता, उर्दू पे डिपेंडेंट रहता है, तो क्या वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा इंडस्ट्री में? और सेकेंडली कि अगर एक सिर्फ उर्दू ही सीखता है, जैसे जापान इटली में जाता है, उसके लिए सर्वाइव करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? अगर आप किसी भी मुल्क जाके वहाँ की ज़बान नहीं सीखते तो आप मैक्सिमम ये वेरी कर सकती है। अगर आप लकी हैं, अगर आप ज़बान नहीं सीखते तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। मैंने तो बाहर जाना तो ये तो एक कॉमन फैक्टर है कि लैंग्वेज का। जी, अगर लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो फिर चैलेंजेस काफ़ी सारे आएंगे आपके पास। आप डिपेंडेंट रहेंगे, आप किसी को बुलाएंगे जो ट्रांसलेट करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेट्स से अगर कोई वहाँ पे कनेक्शन, लेट्स से आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो वो टीम आती है पूरी, वो इंस्पेक्ट करेगी, तो उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप? वो आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी ऑफर्स देंगे और आप उनमें से अच्छी ऑफर कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है ज़बान का सीखना। किसी भी मुल्क में जाए वहाँ की ज़बान सीखें। अच्छा, ये जो आपकी फील्ड्स है, सेंसर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स वगैरह, अच्छा इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या सिम्पोजियम होता है, इनकी क्या फ़ायदे नुकसान हैं और रिसर्च पे इनका कितना इम्पैक्ट जाता है? उसमें टेम्पटिंग चीज़ें होती हैं कॉन्फ्रेंसेज में। कॉन्फ्रेंसेज में सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़ें ये होती हैं कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं अपने इंटरेस्ट के। अब किसी बंदे का अगर इंटरेस्ट है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, तो दुनिया के जो बेस्ट क्रिकेटर है वो एक जगह पे मिले और वो फिर उनको मुख्तलिफ शॉट्स बताएंगे कि आप ऐसे शॉट खेलते हैं तो आप ऐसे शॉट खेल लिया करें, ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी पॉजिटिव बातें। तो कॉन्फ्रेंस में भी ये होता है कि हमारी जो वीकनेसेस होती हैं वो भी पता लग जाती हैं, जो पॉजिटिव्स होते हैं वो भी लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं। और उसमें
विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी एथनिसिटी, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस और नॉलेज के बारे में डिस्कशन देखने को मिलती है। उसके अलावा आप जब किसी भी सिटी को या कंट्री को विजिट करते हैं तो उसके कल्चर के बारे में बहुत सारे टूर्स होते हैं, वो भी सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। कॉन्फ्रेंसिस की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट या माइलस्टोन की ऐसा जो आपने अचीव किया हो या एक पॉइंट पे पहुंचे हो तो आपको बहुत ज़्यादा यादगार रहा हो या आपका वो टर्निंग पॉइंट बन गया हो आपकी लाइफ के, ऐसा प्रोजेक्ट या कोई चीज़ हो? मैं टर्निंग पॉइंट तो मेरा ये था कि मैं एफएससी में बहुत जिसे कहते हैं कि फोकस नहीं करता स्टडीज पे। तो मेरे टीचर ने मुझे एक दफ़ा क्लास में खड़ा किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप जो मतलब आप काबिल स्टूडेंट हैं लेकिन आप मतलब फोकस नहीं करते। तो उन्होंने क्लास के अंदर बहुत बेइज्जत किया ना उस दिन। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने मुड़ के नहीं देखा। मुझे खुद भी अपनी एबिलिटीज का नहीं पता था, जितना टीचर को पता होता है ना उतना बंदे को खुद भी नहीं पता होता। कोई प्रॉब्लम है किसी बंदे को, किसी ऐसे टीचर को जो उनको लगता है कि वो सूटेबल है डिस्कशन के लिए, तो जरूर जाए वहां पे और उनसे डिस्कस करें। हो सकता है कि कोई एक आध बात ऐसी होती है जो आपके अंदर थंडर स्टॉर्म्स आ जाते हैं और फिर आप ग्रो करते हैं उसके बाद। तो जरूर डिस्कस किया करें टीचर्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, कुछ होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता, लाइक चाहते हैं कि मैं इस चीज़ में आऊँ लेकिन कुछ पता नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल रिसर्च की बात लें, अगर कोई चाहता है यार अच्छा रिसर्च कोई चीज़ होती है, मैं रिसर्च में आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है रिसर्च क्या है, या वो लोग जो स्टूडेंट्स जो रिसर्च पे इंटरेस्टेड होते हैं, अब जैसे आपकी टीम में अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट को कैसे रिसर्च की तरफ ला रहे हैं, अच्छा ये चीज़ देखेंगे, इस पॉइंट को करेंगे तो इस पे डिटेल जाएंगे तो ये रिसर्च होगी, कैसे इनकरेज कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स को रिसर्च में? somehow स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी इनकरेज स्टूडेंट्स होते हैं वही मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे उन पे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और अगर लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे इस वक्त, तो उनको चैलेंजेस बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे फ्यूचर की ये अब प्रेडिक्शन है कि हर मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा और वो शेयर नहीं करेगा किसी के साथ। जैसे कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी किसी के साथ नहीं शेयर करेगा, अमेरिका किसी के साथ नहीं, चाइना किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, जापान किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसका इशू ये होता है कि एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है तो लोग डेवलप करना शुरू करते हैं उस टेक्नोलॉजी को, और दूसरी बात यह है कि अगर इन लोगों ने मतलब इनके सीक्रेट्स आप समझ लें, अगर सीक्रेट्स जो है वो हर मुल्क को पता लग जाए कि ये इतने एडवांस्ड है तो वो भी कोशिश करेगा कि हम भी इतने एडवांस हो जाए। तो वो किसी को पता नहीं लगने देते कि हम कितने डिफेंस में कितने एडवांस्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जो लेट्स से यंगर जनरेशन है उनको मोटिवेट करें कि भाई आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो इनसिक्योर है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने बचपन में ना की हो या आपको सोचो यार फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर लेता या कुछ ऐसा सीख लेता जो मेरे लिए किसी को टाइम पर काम आ जाता, कोई ऐसी चीज़ जो आपने किया स्टूडेंट्स में अपने स्टूडेंट्स को तो ये बताऊँगा कि कम से कम वो इस चीज़ को तो लागू करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मेरे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो ज़रूर करें। लोग जो है वो एक चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं, एक्सरसाइज को ना। अगर स्टूडेंट्स जो है वो या लोग जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप यकीन करें ना, जो उनकी एबिलिटी अगर 20% है तो वो वक्त के साथ साथ 20 से 10% होके 5% होके इस तरफ जाती रहेगी। अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं तो 20 से 25 होती है, फिर 30 होती है, फिर 40 होती है, तो आप 100% तक जा सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। तो ये मेरी सजेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा लेट पता लगा कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो अच्छा एथलीट होता है वो एजुकेशन में भी अच्छा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के साथ एक्सरसाइज या कुछ स्पोर्ट्स करना। अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट से प्लान है जो कि आप फ्यूचर में आगे करना चाहते हैं? फ्यूचर में इन फ्यूचर जो हमारा प्लान अभी बड़े बेसिक लेवल पे वो वाला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा। वो हमारा प्रोजेक्ट अभी आप समझ बहुत छोटे स्केल पे काम करें, मार्स पे लैंडिंग का ना। तो उसके लिए हम लोग अभी ड्रोन डिज़ाइन कर रहे हैं, ड्रोन डिज़ाइनिंग पे मटेरियल सिलेक्शन वो सिमुलेशन की हद तक हो चुका है, लेकिन उसको फिजिकली हम कैसे डेवलप करेंगे फिर उसको भेजना, हमने सिर्फ स्टार्ट लिया है।
हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स आज से 10 साल 15 साल बाद वो बना लें, तो हमारा बस वो स्टार्ट है। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के हम वहाँ पे जाए। और एक और भी प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर ही वो एम्बेडेड होगा कि एक पेन हो जो फ्लाई करता, मतलब फ्लाइंग पेन या ऑटोनोमस पेन, हमने उसको नाम ही कलम का दिया है, ऑटोनोमस कलम ना। तो वो फ्लाई करे और वहाँ पे जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखे इन स्पेस, मतलब हमारा प्रोजेक्ट वो हो और वो वहाँ पे लेट्स से स्पेस में पहली दफ़ा कोई मुस्लिम या किसी भी दुनिया का मुल्क है वो वहाँ पे जाके कुछ लिखेगा, तो वो पेन हमारा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर स्टूडेंट्स होते हैं एक चीज़ फील्ड को पकड़ लेते हैं, अच्छा मैंने इस चीज़ में जाना है, लेकिन पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो लाइक अगर सेंसर की तरफ या नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो किस चीज़ को पहले ग्रैब करें, अच्छा मैं पहले इस चीज़ को रुकूँ, या उसकी रिसर्च या किस नेटवर्क को अडॉप्ट करे कि वो इन चीज़ों में अपने आप को मोटिवेट। अच्छा, मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया था वो फिजिक्स के टीचर थे ना। फिजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में मतलब अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करने लगे ना, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फिजिक्स बहुत ज़रूरी है। क्वांटम फिजिक्स हो गई, फिर नैनो मटेरियल्स कैसे होते हैं, उनके अंदर फिजिक्स कैसे काम करती है, एटम्स कैसे एक दूसरे से फिजिकली अटैच होते हैं, फिर वो कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर आप एटॉमिक चेंजेस लेके आएंगे या इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा छेड़ेंगे तो हम नैनो स्केल पे चले जाते हैं। फिर तो उस मतलब आप देखें ना, एक एटम की जो लेट से साइज होता है वो हमारे पास 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी आप नैनो टेक्नोलॉजी में चले गए, क्योंकि 10⁻⁻9 मीन्स नैनो, 10⁻⁹ मीन्स ये हमारे पास नैनोमीटर पे चली गई है बात, 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रांग में चली जाती है। तो हम जब एटम्स को चेंज करते हैं तो मटेरियल्स शिफ्ट करते हैं, फिर उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंटली बिहेव करने शुरू करते हैं, मटेरियल मोल्ड होने शुरू होता है। कभी आपने ऐसा मटेरियल मतलब देखें, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनकी मेमोरी होती है, आप उनको एक शेप दे देंगे ना तो कुछ मतलब देर बाद वो अपनी जगह पे वापस आएंगे और फिर लेट से कुछ कंडीशंस चेंज करेंगे तो दोबारा उस शेप में चले जाएंगे। तो ये मतलब बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में इल्म नहीं है। ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं और उसके बाद फिर कुछ हमारे पास डेवलपमेंट होती है। जैसे आप हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखें, उसमें वो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे दिखाते हैं जो ह्यूमंस कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बेसिकली फिजिक्स के थ्रू सब पॉसिबल है। वो मतलब इफेक्टिव है वो सारे प्रिंसिपल्स जो वो दिखाते हैं। तो इन फील्ड्स में अपनी बैचलर्स या स्टडी डिग्री लेने के बाद कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारा वेट कर रही है, लाइक वी नीड दीज स्टूडेंट्स इन आवर इंडस्ट्री। अभी अगर आप लोग रिसेंटली बात करें, रिसेंटली आप लोग मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। लेट्स से मैं स्टार्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लूँगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल उनके बारे में बात करता हूँ। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इनकी फील्ड जो है, कुछ कंपनीज हैं, लेट्स से रॉबर्ट बोश एक कंपनी है जर्मनी में, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इटली के अंदर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, वेफर्स के ऊपर। तो चिप्स डेवलप करते हैं, सिलिकॉन की चिप्स होंगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगी तो इसका मतलब है कि ये जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज पढ़ते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होंगे इसके अंदर। और फिजिक्स के अंदर जब आप नैनो फिजिक्स पढ़ेंगे या क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे वो भी इनकॉर्पोरेट होगी इसके अंदर। अब जो बायो पढ़ते हैं, बायो वालों के लिए अगर नैनो सेंसर होते हैं हमारे पास, बायो मेम्स के नाम से ना, बायोलॉजी के केस में हम माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। किसी भी कैंसर के सेल को जब हमने मेडिसिन को ट्रांसफर करना होता है तो वो हमारे पास छोटी छोटी मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, वो हम इन्हें लेट्स से यहाँ से पास थ्रू करते हैं, खा लेते हैं वो, और उसके बाद वो अंदर जाके वो वहाँ पे स्पेसिफिकली हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो वहाँ जाके वो ड्रग डिलीवरी करते हैं और उसके बाद हम उनको दोबारा से वापस मतलब लेट्स से रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आप समझ लें कि ये इमेजिनेशन है, लोगों की इमेजिनेशन अब नैनो स्केल पे जा चुकी है। हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा मैक्रो स्केल से माइक्रो पे और माइक्रो से नैनो स्केल पे। तो इस तरह हम लोग सारी इंडस्ट्रीज जो इन स्केल्स पे काम कर रही है, माइक्रो नैनो पे, वो सब आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हम इंडस्ट्रीज को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे पास
कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स से लिंक्डइन जो है वो एक बहुत सॉलिड सोर्स है। इसमें इंडस्ट्री की फील्ड को देखा जाए, उसमें आप लोग फ्रेंड्स बनाएं जो या कनेक्शन बनाएं उन लोगों के साथ जो आपके इंटरेस्ट के लोग हैं, और इंटरेस्ट के लोग आपको ऐसे हेल्प आउट करेंगे कि जैसे लेट्स से पाकिस्तान में तो आप लोगों के पास बड़ा चांस नहीं होता, लिंक्डइन पे आप इतनी ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना सकते, लेकिन बाहर इस प्रोफेशनली बड़ा सीरियसली लिया जाता है। अगर आप कनेक्शन है किसी का तो आपको रेफर कर देगा कि आप फलां लैब में कांटेक्ट करें, तो वो आपको स्पेसिफिक जो जॉब है उसके लिए कंसिडर कर लेंगे, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, लेट्स से हमारे पास यूरो एक्सेस है, वो एक अच्छी यूरोप में आपको जॉब देने के लिए अच्छी वेबसाइट है, उस पर आप कांटेक्ट करें या उस पर फाइंड आउट करें जॉब्स को। और एक और भी तरीका है, स्कॉलरशिप लें जिस मुल्क में आपको लगता है कि आपकी फील्ड या आपकी जो इंटरेस्ट की फील्ड है उसमें जॉब्स काफ़ी हैं, तो आप स्कॉलरशिप लें वहाँ पे, और वहाँ पे लेट्स से मास्टर्स करें, पीएचडी करें, और उनसे कांटेक्ट करें कि हमने आपकी फील्ड में मास्टर्स किया। या उनके हर यूनिवर्सिटी में जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं होती हैं वो अपने स्टॉल्स लगाती हैं, उनका जॉब फेयर होता है, जॉब फेयर लगाएंगे और उसमें आप उनके साथ कांटेक्ट करें। और ये बड़ी जिसे खुशाइन बात है कि यूरोप में अभी उन लोगों को बहुत सारे स्किल्ड लोग चाहिए, तो आप लोग अपनी फील्ड जो भी आपके इंटरेस्ट की फील्ड है उसमें ज़रूर अप्लाई करें वहाँ पे। कुछ आप लोगों को लगता है कि आप लोग दुनिया से पीछे हैं, दुनिया से आप पीछे नहीं है, आप अनफॉर्चुनेटली उतने वेल डेकोरेटेड नहीं है दुनिया के लिए जितने बाकी यूरोपियन कंट्रीज के ग्रेजुएट्स होते हैं। तो आप जैसे ही दूसरे मुल्क में जाते हैं तो 6 months to 1 year आप अपने आप को डेकोरेट कर लेते हैं, यानी आप अपने आप को उनके बराबर कर लेते हैं, क्योंकि मेंटली तो आप स्किलफुल हैं, लेकिन मैनेजेरियल स्किल्स जो है ना वो थोड़ी वीक होती है, वहां जाके बंदा मैनेज कर लेता है उनको। जो स्टूडेंट्स इन नैनो टेक्नोलॉजी सेंसर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो किन किन प्रोसेसेस से, जैसे आपने की एक तो हो गया कि अच्छा उन्होंने रिसर्च करनी है, दैट्स ओके, लेकिन अगर जो स्टडी करेगा इस चीज़ के अंदर वो किन किन प्रोसेसेस से, स्टेजेस से गुजरेगा, किन फील्ड ऑफ सब्जेक्ट से गुजरेगा, ये थोड़ा सा अगर एलाबोरेट करके बता दें ताकि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ताकि पता चल सके। अच्छा, इसमें चैलेंजेस जो आएंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। हमारे चैलेंजेस जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है फाइनेंशियल चैलेंज। हमें सर्दी कुछ नहीं कहती, हमें गर्मी कुछ नहीं कहती, हमें बारिश कुछ नहीं कहती, हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं क्योंकि हम लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री से नहीं बिलोंग करते। तो आप जब बाहर जाएंगे तो आपको फाइनेंशियली कैसे अपने लिए एक सोर्स को ढूंढना है वो, और जो आपको एजुकेशन और फाइनेंस दोनों को साथ लेके चलना है। फाइनेंशियली अगर आपने अपने लिए कोई फील्ड लेट्स से कोई सोर्स ढूंढ लिया तो उसके बाद आप जितनी एफर्ट पाकिस्तान में लगाते हैं उससे हाफ एफर्ट में आपकी वहाँ पे डिग्री हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो लोग आपको टू द पॉइंट कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी फील्ड का, इंस्टेड कि आप लोगों को ऑब्सोलीट नॉलेज दें, पुराना जो कि अब मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, आपको वही नॉलेज देंगे जो कि दुनिया में अभी एप्लीकेबल है। तो आप लोगों ने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना है। दूसरा आपको जो शॉक लगेगा वो कल्चर शॉक हो सकता है कि दूसरे मुल्क में आप जब कल्चर वेरी करता है, लेट्स से पाकिस्तान में अजान की आवाज़ आती है तो यूरोप में आपको ज़्यादातर चर्च के जो बेल्स होती है उनकी आवाज़ आएगी, किसी और मुल्क में मुख्तलिफ आपको चैलेंजेस आएंगे। तो कल्चरल शॉक होगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, टेक्निकल चैलेंज आएगा आपको, लेकिन वो क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में इतना जिसे कहते हैं चैलेंजेस आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि बाहर के चैलेंजेस आपके लिए कुछ चैलेंज नहीं रहते। एट द एंड कोई सजेशन या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? मेरी सजेशन ये है कि बुक रीडिंग किया करें और एक्सरसाइज किया करें, बाकी सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। रीडिंग में इंटरेस्ट ना हो तो? बुक रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप लोग ट्रैवलिंग कर लिया करें। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लाइक इन रिसर्च और सेंसर नैनो टेक्नोलॉजीज पे जिन जिनका इंटरेस्ट था या जो जिनको एक गाइडेंस चाहिए थी इन फील्ड्स में आने के लिए या इन पर रिसर्च आउट करने के लिए, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।